हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 5वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हम डिफरेंशिएशन को यहाँ बेसिक्स मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए ये देखा है कि जो डिफरेंशिएशन है उससे डायरेक्टली तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहे हैं आपके पीवाईक्यूज में, बट इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन से निरंतर ईयर्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी अगर मैं एक चैप्टर सिंपली बात करूं काइनेमेटिक्स की और काइनेमेटिक्स में 1D 2D की बात करूं तो वहां पर डिफरेंशिएशन को इनकलकेट करके न्यूमेरिकल्स को फ्रेम कर रहे हैं और वहां से आपको अच्छे खासे बहुत तादाद में पीवाई क्यूज भी मिलेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आने की जो संभावना है 2026 में उसको रिलेट करते हुए मैं आपको डिफरेंशिएशन के टॉपिक को बेसिक्स मैथमेटिक्स में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। जिससे क्या होगा, जब हम क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स में जहां पर भी डिफरेंशिएशन का यूज होगा वहां पर हम बहुत स्मूथली डिफरेंशिएशन के टॉपिक को यहाँ पढ़ते हुए उधर टैकल करते हुए उस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मेरा आपको ये बताने का बहुत इंपॉर्टेंस रोल था कि डिफरेंशिएशन को हम क्यों पढ़ने वाले हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स में। तो ये कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कोई छोड़ने वाला टॉपिक भी नहीं है। तो बच्चों, ना ये हार्ड है ना सिंपल है, इसको एस्केप तो बिल्कुल नहीं करना है। तो चलो बच्चों, अब हम हेडिंग डालते हैं और हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे लेक्चर 5। लेक्चर 5 और लेक्चर 5 पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको मैं बता चुका हूं। तो हम हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन। 2 मिनट का टाइम और लूंगा मैं आपसे, फिर हम डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों, जब भी आप क्लास 11th में आते हो, जब भी बच्चों आप क्लास 11th में आते हो तो आप 10th लेवल तक के पढ़ के आ चुके होते हो। जिस भी भैया ने साइंस स्ट्रीम ली होती है वो 2 ऑप्शन चूज करता है, एक पीसीबी और एक पीसीएम। आपको पता है एक मैथ होता है और एक में बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको क्लास 11th और क्लास 12th में, क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बुक में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैप्टर भी मिल जाते हैं पढ़ने को। तो उनका जो फिजिक्स का डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उनको 2-2 बार पढ़ने को मिल जाता है। बट बच्चों, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसको सफर करते हैं। मतलब उनको बेसिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, वरना टीचर्स क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं तभी उनको वहीं पर फॉर्मूला याद करा देते हैं। तो बेसिक्स उनको पता नहीं रहती, तो बच्चे वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं, क्वेश्चंस भी गलत होते हैं और कई बार तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो बच्चों, मैं आज, आपको पता है मेरी नीट 2026 के लिए सीरीज चल रही है, तो मैं आपको बायोलॉजी स्टूडेंट समझ के डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक्स लेवल से ग्राफ की मदद से खत्म करूंगा। और मैं एडवांस तो नहीं, लेकिन उस हद तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नीट 2026 में, 2025 तक, उनको और प्लस जो एक्सपेक्टेड 2026 नीट के लिए पॉसिबल है उसको आप टैकल कर सकें। तो बच्चों, अब मैं इसको रफ करता हूं और हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिंपली पूछूंगा, आप सभी को ग्राफ पता है? तो आप कहोगे आप में से 95% बच्चों को सबको ग्राफ पता होगी। मैं 95 मानता हूं, हालांकि 100 को पता होगी। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, सिंपली हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है बच्चों, तभी मैं इसको क्या करूंगा, आपको पता है मैं तभी आपको क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन से इसको जोड़ पाऊंगा। तो बच्चों, ग्राफ आपको मैं सिंपली पूछूं, मैंने अगर यहां पर लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स, आप में से 100% बच्चे जो हैं वो मुझे बता देंगे कि ये गुरुजी किस ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं। किस ग्राफ की? स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, जो क्या कहां से पास कर रहा है, पासिस ऑन ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करके जा रहा है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये y एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस,
अब मुझे बताओ, अगर मैं इस ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली, यही तो है ग्राफ, तो मुझे बताओ ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0, इसी पॉइंट को तो हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स। अब आप कहोगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन है इसका मतलब समझा दो। तो आओ बच्चों, हालांकि पता है आपको लेकिन मुझे बताना जरूरी है। तो y का मतलब होता है y एक्सिस, x का मतलब क्या है x एक्सिस। बच्चों की ये जो m दे रखा है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है बच्चों स्लोप। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, ग्राफ को देखना है। आप ग्राफ देख रहे हो, देख लिया। ग्राफ में आपको क्या करना है, y एक्सिस पर जाना है, ग्राफ में वो x एक्सिस पर जाना है, ग्राफ के अंदर गया, x एक्सिस पर गए और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इस लाइन को जोड़ देना है और इसको थीटा यानी एंगल थीटा बना देना है। तो बच्चों ये जो एंगल थीटा है यही क्या है, यही स्लोप है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं और इस लाइन को, तो अब मुझे बताओ ये जो y एक्सिस है ये यही है और ये जो x एक्सिस है वो यही लाइन है। अब मुझे बताओ, इसको मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आप सभी पढ़ के आ चुके हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो y अपॉन एक्स। तो बच्चों यही स्लोप है, यानी m क्या है हमारा, m है स्लोप, और स्लोप क्या है टेन थीटा। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। ये अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर, चलो ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ की बात करी, अगर यहीं पर मैं दूसरा ग्राफ पूछ लूं थोड़ा आगे, इसको इरेज कर दूं बच्चों, इसको नोट करो, इसको बाद में इरेज कर लेंगे, पेज को ऊपर कर देता हूं क्योंकि इधर आएगा नहीं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन आपको पता लगी बच्चों क्या होती है, तो बिल्कुल आपको पता लगी होगी। तो क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन। अब आते हैं दूसरा, दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैंने ये लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ आपको पता है, सबने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन का ग्राफ आता है बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब यहां पर क्या होगा, जो ये c है वो है इंटरसेप्ट, क्या है बच्चों इंटरसेप्ट, और जो y है वो आपको पता है y एक्सिस, और जो x है वो क्या है बच्चों x एक्सिस। एक मिनट, ये क्या है y एक्सिस, तो ये क्या है x एक्सिस, x एक्सिस। अब ये m क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, m क्या है बच्चों स्लोप है, स्लोप क्या था टेन थीटा। डन। अब मुझे बताओ, ये इंटरसेप्ट है c, इसका मतलब ये है जो y एक्सिस है उसको हमारी लाइन इस बार जो ग्राफ की जो लाइन है वो इस बार 0,0 से नहीं इंटरसेक्ट करेगी, इस बार कोई ना कोई y में पॉइंट होगा। तो बच्चों ये ग्राफ, अब इसका कैसे बनाओगे आप, कुछ नहीं, आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देनी है, खींच दी, उधर से क्या करना है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना देना है। अब मुझे बताओ, ये वाली जो यहां से यहां तक लाइन है ये y एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है x एक्सिस हो गई। डन। तो यहां से भी स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्रिस्टल क्लियर। अगर यहीं पर मैं माइनस कर देता तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप सभी को ग्राफ पता होती है, बस मुझे बताना जरूरी था क्योंकि स्लोप वगैरह का आपको नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या है स्लोप पढ़ के नहीं आते हैं, तो मैंने आपको अपनी ओर से स्लोप को समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे आगे डिफरेंशिएशन को स्टार्ट, इतना जानने के बाद। तो बच्चों ग्राफ की मदद हमने ली, यानी ग्राफ हमने समझा, और ग्राफ क्यों समझा वो आपको जब लेक्चर खत्म करोगे, जब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, आप तब समझोगे कि गुरुजी ने हमें ग्राफ भी समझा दिया। तो आओ बच्चों अब डिफरेंशिएशन को, तो इसको समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्लोप। किसकी मदद से समझेंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ऑफ स्लोप।
तो बच्चों ये ना दो तरीके का होता है स्लोप, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। जैसे मैं सिंपली एक ग्राफ बना दूं, मैं ये ग्राफ बना रहा हूं y और x एक्सिस का, x एक्सिस y एक्सिस। मैंने नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस नहीं लिया क्योंकि उनका कोई यूज नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां पर 0,0 से यानी ओरिजिन से एक लाइन पास करा दी और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका स्लोप बताओ। आप क्या कहोगे, x एक्सिस पर गुरुजी जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो थीटा है वही स्लोप है। डन। तो मुझे बताओ जो इसका m है यानी जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या है, आप कहोगे tan थीटा। डन। अब मुझे बताओ, मैं कहता हूं चलो ये तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बता दो, मुझे इस बी पॉइंट पे चाहिए स्लोप, इस बी पॉइंट पे बताओ। कुछ नहीं करना है आपको, फिर यहां से पैरेलल एक्स एक्सिस को डाल लेना है, एक्स एक्सिस पर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, ये रहा थीटा। डन। अब इस बार भी जो स्लोप आएगा m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा आपके लिए, टेन थीटा। अब आप कहोगे ये एंगल दोनों डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिमिलर लाइन है और ये कौन सा एंगल है, ये जो एंगल होगा ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल से इक्वल होगा या करस्पॉन्डेंस एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। देख लेना आप, इतना तो इतना मुझे भी टाइम हो गया मैं छोड़े हुए, ये आपको पता है। यानी जो ये एक थीटा रेड वाला है और थीटा ब्लू वाला है दोनों इक्वल होंगे। बच्चों अगर मैं सी पॉइंट पर अगर आपसे स्लोप निकालने की कह दूं, आप कहोगे फिर से वही काम कर दो गुरुजी। क्या करना है गुरुजी को, आपको स्लोप बताना है। दो तरह का होता है ना, एक कांस्टेंट और एक नॉन कांस्टेंट, तो उनको समझाना है। तो बच्चों यहां पर फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से थीटा। यानी मैं अगर तीसरे वाले के लिए ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए सी, तो ये ए पॉइंट के लिए था, ये बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए मैंने स्लोप की बात की तो क्या आया, टेन थीटा। यानी हमारा जो थीटा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यानी मैं सिंपली कह दूं जो ये स्लोप है हमारा बच्चों कैसा है, आप कहोगे कांस्टेंट स्लोप है। डन। क्रिस्टल क्लियर। बस इसको नोट करो और ये आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। यानी अगर मैं इसको थीटा वन बोल दूं, इसको थीटा टू बोल दूं, इसको थीटा थ्री बोल दूं, तो ये थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री इज इक्वल टू थीटा, ये सारे इक्वल हैं। यानी कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, जो ए पोजीशन पर है, जो बी पोजीशन है, जो सी पोजीशन है, उनमें तीनों में सेम एंगल है, सेम स्लोप है। डन बच्चों। तो ये था कांस्टेंट स्लोप। अब हम बात करेंगे बच्चों वेरिएबल में, और उसी का हमें यूज है, लेकिन इसको बताना जरूरी था क्योंकि फिर वेरिएबल स्लोप समझ में नहीं आएगा। अब बच्चों इसको करता हूं रब और फिर मैं आपको बताता हूं वेरिएबल वाला। तो इसको नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर से एक बार ग्राफ बनाऊंगा और अब इस बार वेरिएबल स्लोप की हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फिर से ग्राफ मैंने y एक्सिस बना ली, x एक्सिस बना ली। अभी मैं आपके बेसिक्स सेट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट। y एक्सिस x एक्सिस मैंने नेगेटिव y एक्सिस नेगेटिव एक्सिस नहीं बनाई क्योंकि स्लोप को जानने के लिए वो जरूरी नहीं है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया था, सिंपली स्ट्रेट लाइन खींच दी थी, बट इस बार मैंने क्या है पैराबोलिक ग्राफ बनाया है, एक तरीके से उल्टा कटोरा सा बनाया है, कटोरा सा बनाया है आपके लिए, उल्टा कहो सीधा कहो जैसा भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं सिंपली, अगर मैं यहां पर, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, कलर करता हूं चेंज। अब मैं यहां आपसे कहता हूं ये यहां पर एक ए पॉइंट ले लूं, यहां पर मैं बी पॉइंट ले लूं और यहां पर मैं सी पॉइंट ले लूं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं कॉमन सेंस के बेसिस पर बताना, जो ए स्लोप होगा क्या वो बी स्लोप के इक्वल होगा, और जो बी का जो स्लोप होगा क्या वो सी के स्लोप के इक्वल होगा। आप कहोगे नहीं, सिंपली अगर आप यहां पर बॉल भी रख देते ना तो वो क्या है यहां से ऐसे फिसलेगी, मतलब थोड़ा टाइम लेगी, यहां से जो बॉल है वो जल्दी फिसलेगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ क्या होगा थोड़ा स्टीपर हो गया, यानी थोड़ा और पैनापन आ गया, सी पर और ज्यादा स्टीपर हो गया। तो बच्चों
कहने का ये मतलब है गुरुजी ए स्लोप बी के इक्वल नहीं होगा और बी सी के इक्वल नहीं होगा, यानी मैं वेरिएबल स्लोप की बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर। तो आओ अब वेरिएबल जो स्लोप की बात करूंगा तो इसका जो जो स्लोप है वो कैसे निकालूंगा। कुछ नहीं करना, आप सभी को पता है टेंजेंट बनाना, आपको सभी को पता है कैसे टेंजेंट बनाते हैं, सबको पता है। कुछ नहीं है, कोई भी पॉइंट सर्कल लाइन पर लाते हैं, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट बना दिया और उससे क्या है लाइन ड्रॉ कर दी, यही टेंजेंट था। कुछ नहीं करना, ये भी तो एक पैराबोलिक ग्राफ है, सर्कुलर जैसा ही है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट को ए को माना है, अब ए पॉइंट से होते हुए मैं एक लाइन गुजार दूं, ये ए। अब मुझे बताओ इससे अगर मैंने एंगल पूछा है आपसे तो यही तो आप इसका स्लोप है थीटा 1। तो ए का स्लोप आ गया, ए का स्लोप हम यहां लिख देते हैं क्या है, टेन थीटा 1। डन बच्चों। अब मुझे बताओ ऐसे बी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो स्लोप, इस पर भी एक टेंजेंट टेंजेंट डाल दो स्ट्रेट लाइन खींचती हुई। अब इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा 2। डन बच्चों। अब मुझे बताओ बी का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, टेन थीटा 2। अब दिख रहा है आपको, सिंपली मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको खुद ही दिख रहा है कि ए और जो ए के लिए और जो बी के लिए जो स्लोप है वो इक्वल तो नहीं है। अब सी पर अगर मैं टेंजेंट डाल दूं तो डालू और खड़ा हो गया, यानी और स्टीपर हो गया, तो ये थीटा 3। तो सी स्लोप पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो ये टेन थीटा 3। डन बच्चों। तो ये क्या है, वेरिएबल स्लोप। अब हमें बच्चों दो टाइप का यहां पर स्पेसिफिकेशन करना है। सबसे पहले मुझे आपको यही बताना था कि दो तरह का स्लोप होगा, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो बच्चों यहां पर क्या है, हमने वेरिएबल स्लोप की बात की। इतना समझ में आया बच्चों। तो अब चलते हैं आगे डिफरेंशिएशन को समझने की और एक और स्टेप बढ़ाते हैं। समराइज कर देता हूं बच्चों, मैंने डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए आपको ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ग्राफ की इक्वेशन जिन भी बच्चों को नहीं आती उनको बताई। y इज इक्वल टू एम एक्स किसके लिए होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसके लिए होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन में जो y है y एक्सिस के लिए है, x एक्स एक्सिस के लिए जो m है वो स्लोप है, और स्लोप यहाँ पर टेन थीटा होता है। अब मैंने स्लोप को इंडिविजुअली पढ़वाया आपको कि स्लोप दो टाइप का होता है, एक कांस्टेंट स्लोप होता है और एक वेरिएबल होता है। हमने जब y और x एक्सिस का ग्राफ बनाया था और उसमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजारी थी तो वो कांस्टेंट स्लोप था। क्यों, क्योंकि जब हमने ए पॉइंट को देखा था, बी पॉइंट को देखा था, सी पॉइंट को देखा था, वहां पर अगर आप बॉल रख देते तो एक ही स्पीड से फिसल के आती, यानी जो पॉइंट था वो क्या था, सबके लिए सेम स्टीपर था, यानी सेम स्लोप बना हुआ था। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों इक्वल था, हमने ग्राफ की मदद से भी देखा। दूसरा, मैंने वेरिएबल स्लोप की बात की, मैंने एक पैराबोलिक ग्राफ बनाया। पैराबोलिक या आप कह सकते हो कि ऐसा जो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ना हो, जो समय के साथ क्या है वेरी कर रहा हो। अब उस पर देखा तो उस पर 3 पॉइंट बनाए ए बी सी, उन तीनों पे हमने स्लोप, उन पे क्या किया, हमने स्लोप को फॉर्म करके देखा। तो आपको क्या लगा कि आपके जो स्लोप है थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, वो वेरिएबल स्लोप है। क्यों, जो ए था वो थोड़ा कम स्टीपर था, जो बी स्लोप था वो ज्यादा स्टीपर था, और सी था बहुत ज्यादा। डन बच्चों। अब आते हैं कि इन दो स्टेप के बाद क्यों समझाए और क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों इसको करते हैं रब और एक और स्टेप बढ़ाते हैं, तीसरा स्टेप डिफरेंशिएशन की तरफ। तो अब मैंने ये पढ़ाया क्यों बच्चों, तो इसका इंपॉर्टेंस अब है। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है यहां से, लेकिन बेसिक्स समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा दो चीज की, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज की और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज की। फिर से ग्राफ बनाऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। देन अब मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की जब बात करूंगा फिर से ग्राफ बनाऊंगा y और x एक्सिस का। इधर इस बार भी मैंने क्या है, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस नहीं बनाई बच्चों, उसका कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा y और x एक्सिस का। इस बार मैं ओरिजिन से नहीं, थोड़ा आगे से करता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाना है। फिर से मैंने एक वेरिएबल ग्राफ शो किया।
अब वेरिएबल ग्राफ मैंने यहाँ पर शो किया और यहाँ पर 2 पॉइंट लूंगा और उनके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक तो पॉइंट ले लिया बच्चों ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने बच्चों बी। अब मैं आपसे सिंपली पूछूंगा कि ए और बी का स्लोप, दोनों का स्लोप सेम होगा बच्चों? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको अगर स्लोप देखना है, कुछ नहीं है, जो लाइन है उस पर पॉइंट रखना है, यानी जो ग्राफ है उस पर पॉइंट रखना है और वहां से टेंजेंट बना के देख लेना है। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो ये है, और इस पर अगर मैं टेंजेंट बना के बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? ग्राफ θ1 मतलब स्लोप। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये θ2। तो आपको पता पड़ गया जो θ1 है वो कम स्टीपर है और जो θ2 है वो ज्यादा स्टीपर है। डन बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं आपसे पूछूं ए और बी दोनों के बीच में एवरेज रेट कितना चेंज हुआ, यानी जो ए पे जो θ1 है और जो θ2 है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो कितना और ज्यादा स्टीपर हुआ, यानी जो वेरिएबिलिटी आई, जो चेंज आया θ1 से θ2 के बीच में वो कितना आया, उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ए पॉइंट है बी पॉइंट है, काफी दूर है, दोनों पे हमने सबसे पहला स्टेप किया, टेंजेंट बना के देखा। यहां से आपको आइडिया आया कि दोनों सेम तो नहीं है, एक ज्यादा स्टीपर है एक कम स्टीपर है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालना है कि θ1 से θ2 जब गया तो वो कितना और स्टीपर हुआ। तो मैं इसको सिंपली बोल देता हूं एवरेज रेट कितना चेंज हुआ। अब आप कहोगे एवरेज क्यों बोल रहे हो, केवल और केवल चेंज बोल दोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, हर एक पॉइंट पर यहां से यहां, 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 ए से बी पॉइंट के बीच में बच्चों लाखों पॉइंट होंगे? बिल्कुल होंगे। मुझे बताओ ए से बी में अगर मैं बनाने जाऊं तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या आएगी, एक अलग टेंजेंट बनेगा। और हर एक टेंजेंट में क्या है, क्योंकि इस बार लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर बार जो θ1 हो या θ2 हो या θ3 हो या θ4 हो, सब क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब मुझे बताओ ऐसे अगर हर एंगल को निकालने अगर हम चले गए, यानी हर स्लोप को निकालने चले गए, तो हमने ए और बी के बीच में पॉइंटों को ही फाइंड करते रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कह देते हैं एवरेज, यानी ए का और बी के दोनों का एवरेज अगर हम निकाल लेंगे। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको क्रिकेट पसंद है, आप विराट कोहली के फैन हो। विराट कोहली को हमने क्या है, एक हमने सीरीज खिलाई, उसमें 5 इनिंग खिलाई, हमने उसको 5 इनिंग्स खिलाई। 5 इनिंग्स में विराट ने किसी में 50 रन बनाए, किसी में 70 रन बनाए, किसी में 100 रन बनाए, किसी में 20 रन बनाए, किसी में 30 बनाए। अब मैं पूछता हूं विराट कोहली का एवरेज बता दो, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हर इनिंग में उसने 50 70, ये आप क्या करोगे, इन सबको अपॉन 5 कर दोगे, तो वो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एक शॉर्टकट बना लिया, क्योंकि हर इनिंग का थोड़ी ना निकालते फिरोगे, तो उसका एवरेज। ऐसे ही ए से बी पॉइंट का हर एक का निकाल के अगर आप स्पेसिफाइड करते तो बहुत दिक्कत होती, इसलिए हम क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे। तो ये क्रिस्टल क्लियर की हुआ कि एवरेज रेट क्यों कह रहे हैं बच्चों। अब कुछ नहीं है, इसको रब करते हैं फिर चलते हैं आगे, इसको समझाता हूं अच्छे से। डन बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी रफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बनाएंगे। समझ आना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनना ना बनना कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको दोबारा से लिखवा दूंगा जो भी है मेरे हाथ में। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियरिटी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है बच्चों। तो मैं फिर से एक ग्राफ बनाया समझाने के लिए। यहां पर मैंने अब इस बार क्या किया, इस बार मैं ब्लू पेन लिया और यहां पर फिर से ए पॉइंट लिया और यहां पर बी पॉइंट लिया। अब ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो दोनों है उनका एंगल सेम नहीं है। देन बच्चों अब मैं क्या करता हूं, यहां से ए से बी पॉइंट को मिला देता हूं, क्योंकि टेंजेंट हम बना ही चुके हैं। ए से बी पॉइंट को मैंने मिला दिया, क्योंकि एवरेज निकालना है। इस पर θ1 था, उस पर θt था। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को पता है, अगर मैंने क्या किया, इसको सिंपली इसको मैंने थीटा स्पेसिफाइड कर लिया। देन अब इसको मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पर बना दिया और आपको कोऑर्डिनेट पता है क्या होते हैं, और इसको मैंने एक ए पॉइंट को ये बना दिया। अब मुझे बताओ ए पॉइंट के अगर मैं आपसे पूछता हूं
क्या एक्सिस, तो आप कहोगे x1, वो कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या हो जाएंगे इसके लिए x1 y1। वहीं b के लिए अगर कोऑर्डिनेट पूछूंगा आप कहोगे x2 y2। ये सबको पता होंगी, नहीं पता इधर देखो। अगर हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम ग्राफ में किसी पोजीशन को डोनेट करते हैं, जैसे सपोज करो इस ए पॉइंट पर, यहाँ ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी होती है तो ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम तीन तीन पोजीशन से डिफाइन करते हैं, तीन एक्सिस के कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं। वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जब हम वेक्टर पढ़ाते हैं, जब रोल में आता है, तो यहाँ एक्स और वाई का ग्राफ है, वाई और एक्स का ग्राफ है, तो ये दो इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। यानी अब ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है और बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है, ये हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से पता लगाते हैं। ये सबको पता है, इसलिए मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया। मैं ग्राफ तो आपको पढ़ा ही चुका हूं, तो ये भी बता सकता था, लेकिन ये सबको पता है। नहीं भी पता मुझे कमेंट बॉक्स में दो, मैं ग्राफ का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। x1 x2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो लाइन है वो y एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस है। अब ये वाला जो पॉइंट है b है और ये a है। b पर y एक्सिस में क्या है, y2 ये। अब मुझे बताओ, इसको सिंपली ये लिख दूंगा बच्चों, y2 माइनस y1, और इस वाली जो लाइन है इसको मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1। किसी को कोई दिक्कत, खत्म, कुछ नहीं है। आपको पता है जब भी आपको दो पॉइंट दी जाए और एवरेज रेट पूछा जाए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देन अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्यों लिख सकता हूं यार, वही तो बात है, कुछ नहीं है। जो हमने टेन थीटा पढ़ा था, टेन थीटा क्या था, स्लोप था। किसका स्लोप था भाई, यहां पर a और b का स्लोप हो गया, क्योंकि हमें चेंज बताना है तो कॉमनली बताना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब मुझे बताओ, अब अगर टेन थीटा की बात करते थे क्या आता था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो P क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस थीटा का और ये बेस है। तो मुझे बताओ y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x1 कह सकता हूं। क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। क्रिस्टल क्लियर हुआ। एवरेज रेट। अब आते हैं एवरेज रेट के बाद बच्चों किस पर, एवरेज रेट के बाद आ जाते हैं हम इंस्टेंटेनियस पर। अब इंस्टेंटेनियस को समझाना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब आप हेडिंग डालोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको भी बिल्कुल हलवा बना दूंगा एक तरीके से। और इंस्टेंटेनियस को जब हम समझ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब मुझे एक चीज बताओ, एक शब्द मेरे यहां पर आ रहा है इंस्टेंटेनियस। इस शब्द से आप क्या सोच पा रहे हो, सिंपली आप सबके दिमाग में आ रहा है एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब मैं इसी को ग्राफ से समझाऊंगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने फिर से एक ग्राफ ड्रॉ किया, फिर से y एक्सिस x एक्सिस, इस बार फिर से मैं नेगेटिव y और नेगेटिव x नहीं बना रहा बच्चों, फिर से इसको वेरिएबल ग्राफ की फॉर्म में समझाऊंगा। ये मैंने ग्राफ बनाया, डन बच्चों। अब यहां फिर से, अब मैं बात एवरेज की नहीं कर रहा बच्चों, अब मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस की। किसकी बात करूंगा, इंस्टेंटेनियस। अब सिंपल इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये, अब मैंने A से B पॉइंट की अगर मैंने बात की थी, तो ये एक हो गया एवरेज। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल लिया, 5 इनिंग में जितने रन बनाए डिवाइड अपॉन 5 कर देंगे
तो हम एवरेज निकाल देते थे। यानी ए से बी पॉइंट के बीच में ए बी सी डी एफ जितने भी पॉइंट आए, ए डैश बी डैश जो जितने भी हैं, सबका क्या है एवरेज निकाल के हमने कंक्लूड कर दिया कि कितना चेंज आया ए से बी, यानी कितना स्लोप आया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि दो पॉइंट ऐसे हों जो ए और बी बिल्कुल पास हों बच्चों, यानी ये लाइन ड्रॉ की और इस पर मैं आपसे सबसे बोलूं कि मुझे एक चीज बताओ, ए और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो जो थीटा है, जो स्लोप है, उसमें कितना चेंज आएगा बच्चों, ये बता दो। अब आप कहोगे ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अब ये तो निकलने से रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, अच्छे खासे डिस्टेंस को तो एवरेज करके निकाल लिया था। वो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो एक एवरेज है। अगर मैं ए और बी दोनों के बीच में पूछूं तो यहां पर कोई माइक्रोस्कोप थोड़ी है जो इसको माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा करके और फिर स्पेसिफाइड करूं। तो ए और बी एक इंस्टेंट पॉइंट के लिए कितना एंगल चेंज होगा, सपोज अब इस ग्राफ की मदद से मैं लाऊंगा, इंस्टेंट शब्द आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंट क्या है, दो पॉइंट जो बिल्कुल बहुत पास हों। अब मैं सिंपल बात करूंगा, अब मुझे बताओ, सपोज करो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और बिल्कुल उससे छिलता हुआ पॉइंट बी और पास है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से अगर मैं टेंजेंट डालूंगा ए के लिए तो वो आएगा θ1, और अगर बी के लिए टेंजेंट डालूंगा वो आएगा θ2। अब θ1 और θ2 में क्या है, दोनों सिमिलर हैं? सिमिलर तो वो नहीं है, लेकिन जो चेंज है वो क्या है, बहुत स्मॉल। कितना स्मॉल? बहुत स्मॉल। क्या हम उसको निकाल सकते हैं किसी पैरामीटर की वजह तरफ से? नो। किसी मेजरमेंट से? नो। उसके लिए ही जन्म हुआ किसका, डिफरेंशिएशन का। किसका बच्चों, डिफरेंशिएशन का। क्योंकि जो θ1 से θ2 यानी जो स्लोप में जो चेंज आया, क्या उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इतना स्मॉल है बच्चों, बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसको हम प्रिडिक्ट किसकी मदद से करते हैं बच्चों, ओनली ऑन डिफरेंशिएशन की मदद से। तो बच्चों करते क्या है, थोड़ा सा इसको रब करता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देन क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं बेसिक्स ग्राफ की मदद से? बिल्कुल। तो बच्चों अब मैंने क्या, ये एक्स एक्सिस क्रिएट कर दी और यहां पर फिर से वेरिएबल ग्राफ। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, दो पॉइंट लिए बिल्कुल बहुत पास, ए और बी। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो थीटा था वो कैसे निकालें, चेंज करना। अब मुझे बताओ, इसको मैंने यहां से अगर जूम करके लेके आऊं, जूम करके, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि ये ए पॉइंट है और ऐसे रेड रेड है तो रेड से ही बनाता हूं, एक मिनट। ये आपको ऐसे जूम करके दिखेगा। मैंने यहां से जूम कर लिया ये वाला पॉइंट ए और बी। अब यहां पर क्या है, ए और यहां पर क्या है, बी। देन ये दिखेगा। अब मैंने क्या करना है, ये वाला इसको नीचे खींच देना है, ये वाला इसको मैं थीटा मान लूं। अब मुझे बताओ बी पॉइंट पर फिर से y2 और वो x2 और y2 कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, और ए पॉइंट पर x1 और y1 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, तो क्या लिख सकता हूं? अब इसको मैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, लेकिन इसको निकालना बहुत टफ है। तो बच्चों जब भी हम बात करेंगे यहां पर, तो इसको कह देते हैं स्मॉल चेंज। अब इसको x2 माइनस x1 ना लिख के क्या लिखेंगे, dx, और इसको क्या लिखेंगे, dy। यानी स्मॉल डी आ जाता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है डी फॉर डिफरेंशिएशन को। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, अच्छे से समझ में आया, मैंने अच्छे से फील दिया आपको डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्रिस्टल क्लियर। अब इस डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए बच्चों हमें क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं फॉर्मूले। तो यानी मैं बोल दूं कि ये जो है, ये जो स्लोप है ये निकल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ। क्रिस्टल क्लियर। अब इसको हम स्पेसिफाइड करने के लिए क्या है, हम पढ़ेंगे कुछ इसके फॉर्मूले और कुछ रूल्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों इतनी कहानी समझ में आई आपको? मैंने आपको फील दिया डिफरेंशिएशन का, ये बेसिक्स था। अभी तक जितना बताया मैंने वो आपको समझने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता रहता कि डिफरेंशिएशन है क्या। बच्चों बहुत मेहनत की है इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। मैंने ग्राफ से बिल्कुल बेसिक्स लेवल से उठाया है। मैंने आपको सबसे पहले ग्राफ समझाए, वाई एक्सिस वाला ग्राफ समझाया, उसमें स्लोप बताया, स्लोप के दोनों टाइप बताए, कांस्टेंट बताया, वेरिएबल बताया। उसके बाद मैंने एवरेज चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस पर गया। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज, और उसी स्मॉल चेंज को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो बच्चों अब तक मैंने जो पढ़ाया उसको मैंने समराइज भी कर दिया। अब हम इसको रब करते हैं और फिर चलते हैं रूल्स की तरफ, कि जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूल क्या होंगे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? या फिर हम लेक्चर को रैप अप करें बच्चों, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा, तो पार्ट 2 में सब कर लेंगे। इसको प्योरली समझाने के बेस पर रखता हूं। डन बच्चों? तो इसको भी रफ करता हूं और फिर पार्ट 2 में मैं आपको लाऊंगा क्या, जो रूल्स हैं। तो पहले में आपको समझने से के प्रोस्पेक्ट से ही रखते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। बच्चों कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। डिफरेंशिएशन को समझाया है मैंने बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके आपको। तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा शेयर करना है, व्यू नहीं आ रहे फिर मैं डिमोटिवेट होता हूं, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो बच्चों आपको अगर वीडियो मेरी निरंतरता चाहिए, मेरा रेगुलरिटी चाहिए, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो। बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक कॉन्सेप्ट को जड़ से निकाल के मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपको समझा सकता हूं।